हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए भारत की राज्य से चैप्टर नंबर 79। देखिए, आज हम इस चैप्टर के तहत जो है विदेश नीति के बारे में जानेंगे, यानी फॉरेन पॉलिसी के बारे में जानेंगे कि हमारे भारत की क्या फॉरेन पॉलिसी है, हम कैसे हमारे संबंध जो है तमाम दुनिया के देशों के साथ स्थापित हुए हैं, ठीक है। और उन संबंधों को स्थापित करने में हमने कौन कौन सी नीतियों का अनुसरण किया है, किन नीतियों के जरिए हमने देश के यानी विश्व के सभी देशों के साथ एक सामंजस्य बिठा के आगे बढ़े हैं। तो वो सब बातें हम इस अध्याय के तहत देखेंगे। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ की फैक्टर्स है वो मैं बताना चाहूँगा। ये जो चैप्टर है, पहली बात तो प्रीलिम्स से रिलेटेड है नहीं है, यानी आपका जो यूपीएससी हो प्री हो या फिर राज्य स्तरीय प्री हो, उससे इसका कोई ज़्यादा संबंध है नहीं। ये चैप्टर पूरी तरह से आपके जीएस यानी कि जो आपका मेंस का जीएस पेपर 2 होता है उससे संबंध रखता है, ठीक है। यानी जीएस 2 पेपर में यही आता है, सोशल जस्टिस यानी पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन वाला चैप्टर होता है ये, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध या विदेश नीति एक ही बात है। तो आपको यहाँ पे कुछ बातों को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जिन लोगों ने ये किताब पढ़ ली होगी या ये किताब इस किताब से मिलती जुलती और भी किताबें पढ़ी होंगी अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन वगैरह की, अंतर्राष्ट्रीय संबंध वगैरह की, ठीक है। तो उन्हें ये चैप्टर नहीं पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। यानी जिन लोगों ने ऑलरेडी ये किताब पढ़ ली है अंतर्राष्ट्रीय संबंध की, तपन बिस्वाल जी की या फिर और किसी राइटर की किताब पढ़ ली है, तो वो लोग ये चैप्टर ना पढ़ें, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ मामला होता है। आप सभी को पता है कि जो हमारे राजनीतिक संबंध जो होते हैं राजनीतिक रूप से स्थापित किए जाते हैं, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं। तो यहाँ पर इस वजह से चैप्टर में यानी इस बुक में चैप्टर ही रख दिया गया है। इस चैप्टर में बहुत ही हल्की झलक दिखाई गई है, ठीक है। यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बहुत ही हल्की झलक, कहते हैं ओवरव्यू देना, वो यहाँ पर किया गया है। डीपली यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मैं पहले ही स्पष्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर डीपली आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। यानी अगर बाद में आप मुझे कहते हैं कि सर अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल इतने से हो गए, यानी जीएस 2 पेपर का कंटेंट कवर हो गया, तो मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूँ कि जीएस 2 के लिए आपको जो बुक पढ़नी है वो ये वाली बुक पढ़नी है। और ये जब मैंने आईएएस एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट किताबें बताई थी वहाँ पे बता भी दिया था, ठीक है। यानी आपको ये बुक लेनी है, इस बुक से तैयारी करनी है जीएस पेपर 2 की, ठीक है। जीएस पेपर 2 में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाला पोर्शन है उसके लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। इस चैप्टर से कवर होने वाला नहीं है। यहाँ पर देखिए, चूंकि मैं पूरी बुक कवर कर रहा हूँ, इसलिए मेरा फर्ज ये बनता था कि सारे चैप्टर कवर करवाने मुझे, इसलिए यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। वैसे मैं ये भी चैप्टर जो है छुड़वा सकता था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं मैं यहाँ पर क्या क्या डिस्कस करना है। चलिए बात करते हैं इस अध्याय की। देखिए, आप सभी को पता होगा कि हमारे यानी प्राचीन काल में भी भारत के संबंध जो थे विदेशों के साथ स्थापित थे। यानी हमारे यहाँ जो विदेश नीति की जो प्रचलन है वो कभी अभी से ही प्रचलन में नहीं है। हमारे यहाँ विदेश नीति, हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही जो है हमारे जो है विदेशों के साथ संबंध स्थापित थे। चाहे आप आपके प्राचीन भारत के इतिहास में उठा के देख लें, मध्यकालीन भारत में तो और बढ़ावा मिला, खास करके तमाम व्यापारी वगैरह हमारे यहाँ आए, तमाम देशों के भ्रमणकर्ता जो थे हमारे यहाँ घूमने आए। आपने पढ़ा भी था मध्यकालीन भारत के इतिहास में। तो हमारे यहाँ जो विदेश नीति जो थी यानी फॉरेन पॉलिसी वाली संबंध ये थे, ये स्थापित आज की दिन नहीं है, यानी कि हमारे यहाँ बहुत प्राचीन समय से हमारे यहाँ चले आ रहे हैं, ठीक है। अब बस यहाँ पर ये है कि आपके आधुनिक भारत यानी आधुनिक जो हमारी कहते नहीं आधुनिक दुनिया में जो हमारे संबंधों की जो हमारे संबंधों की जो यहाँ पर प्रकृति कैसी होनी चाहिए, वो प्रकृति बदल गई है यहाँ पर, ठीक है। इस समय की मांग के अकॉर्डिंग जो हो या फिर हमारा लोकतंत्र स्थापित हुआ, लोकतंत्र के बाद संबंध कैसे होने चाहिए, तो वो आज की दुनिया के परिप्रेक्ष्य में वो संबंधों की जो प्रकृति वो बदल गई है, ठीक है। यानी पहले संबंध जो हुआ करते थे वो राजा महाराजा जैसे थे हमारे यहाँ, ठीक है। राजा महाराजाओं के संबंध होते थे, किसी दूसरे देश के राजा महाराजा जैसा उस टाइप के संबंध थे। लेकिन आज के संबंध जो है वो लोकतांत्रिक हितों को देखते हुए बनाए गए हैं। यानी हमारे यहाँ आज जो संबंध स्थापित किए गए हैं उनमें ये देखा गया है सबसे पहले कि हमारे देश की जनता का अहित नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ना ही जिस देश के साथ हम संबंध स्थापित कर रहे हैं उस देश की जनता का अहित हो, ठीक है। तो आज के संबंध कहीं ना कहीं लोक हितों पर ज़्यादा निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर विदेश नीति के कुछ सिद्धांत जान लेते हैं। सबसे पहला सिद्धांत यहाँ पर है विश्व शांति को बढ़ावा देना, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है, विश्व शांति को बढ़ावा देना है, ठीक है। यानी कि आप सभी को पता है कि आज की दुनिया में हम तभी आगे बढ़ सकते हैं कि जब हम शांतिपूर्वक जो है सभी, यानी कि सब कहते नहीं है कि सब साथ मिलकर आए, सभी साथ मिलकर आगे अपने भविष्य को लेकर जाएं। तो यहाँ पर हम किसी से लड़ाई झगड़ कर, यानी पहले का समय कुछ और था, राजतंत्र की दुनिया थी, तब वो लोग सोचते नहीं थे अपने, तब तो केवल उन्होंने अपने फ्यूचर के बारे में पता थी कि भाई हमें राजा बनना है, हमें गद्दी हासिल करनी है, केवल इतना पता था, इसलिए वो लड़ाई झगड़े मारकाट मचाते रहते थे। लेकिन आज का दौर बदल चुका है। आज सारी दुनिया जो है कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हितैषी है, लोक हितों की हितैषी है। तो ऐसे में आज की दुनिया में हम किसी से लड़ाई झगड़ा करके या किसी पर आक्रमण करके अपने राष्ट्र का विकास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है विश्व शांति, ठीक है। यानी कि हमारी जो ग्लोबल जो है यानी ग्लोबल पीस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विश्व शांति हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51, ठीक है, जो कि डीपीएसपी का पार्ट है, राज्य के नीति नियंत्रण तत्व का पार्ट है। तो यहाँ पर ये बात कही गई है इसमें कि हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करनी है। और इसके बारे में ये कहा गया है कि भारतीय राज्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और
सुरक्षा बनाए रखने, राष्ट्रों के मध्य सम्मानजनक और न्यायपूर्ण संबंध बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय विधियों और संधि शर्तों के प्रति आदर रखने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारों में मध्यस्थता करने का निर्देश देता है। यानी कि हमारा जो आर्टिकल 51 है आपका संविधान का, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने की दिशा में एक पहला कदम है। ठीक है, यानी संवैधानिक की बात करें, संवैधानिक कदमों की बात करें तो संविधान में सबसे बड़ा आर्टिकल आपका यही है, जो कि राज्यों से ये कहता है कि आप अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए प्रयासरत रहेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर साफ साफ कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर शांति की तो बात हो गई। दूसरी बात है यहाँ पर, अगली बात है गैर उपनिवेशवाद। जैसा कि आप सभी को पता है, उपनिवेशवाद जो देन है वो आपको पता होगा इंग्लैंड की देन है, यानी ब्रिटिश शासन की देन है। उपनिवेशवाद यानी उपनिवेश की शुरुआत करने वाले जो ब्रिटिशर्स ही थे। ठीक है, यानी क्योंकि आपको पता है औद्योगिक क्रांति का सबसे पहले जो स्थान औद्योगिक क्रांति सबसे पहले प्रचलन में आई है वो ब्रिटेन से ही प्रारंभ हुई है। ठीक है, ब्रिटेन से ही बाद बाकी जो और राष्ट्र थे वहाँ पर पहुंची। तो औद्योगिक क्रांति के दौर में क्या था, उपनिवेश का मतलब आप जानते ही थे, यानी कि यहाँ से हम सामान लेकर जा रहे हैं, इन देशों का जो शोषण कर रहे हैं, शोषण करने के बाद यहाँ से सामान एक रॉ मटेरियल के तौर पर हम इन देशों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से सामान लेके जा रहे हैं और वहाँ से बनाकर इन्हीं देशों को महंगे दामों में बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये था यहाँ पे, यानी यहाँ पर मैंने जनता के हिस्से कोई मतलब है, यहाँ की प्रजा भूखी मरे या मतलब कैसे भी मरे, हमें कोई मतलब नहीं है, केवल हमें धन का लालच है। ठीक है, लेकिन आज की दुनिया ऐसी नहीं है। ठीक है, आज की दुनिया में कुछ ऐसी नहीं है, यहाँ पर ना औपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, ये सब चीज़ें आज की दुनिया में खत्म हो चुकी हैं, लोकतंत्र स्थापित हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे में ये हमें आज स्थापित क्या करना है, गैर उपनिवेशवाद, यानी हमें किसी भी देश की जनता का ऐसे शोषण नहीं करना है कि भाई उसकी आने वाली पीढ़ियां जो हों उन्हें संसाधनों का उनके लिए अभाव हो रहा है, ऐसा हमें कोई कार्य नहीं करना है, कृत्य नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि भारत की विदेश नीति औपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करती है। साम्राज्यवाद का मतलब यही है कि साम्राज्य पहले क्या थे, ब्रिटिशर्स, यानी एक देश को हड़पा, दूसरे देश को हड़पा और साम्राज्य अपना बढ़ाते गए, तो साम्राज्यवाद वाली भावना आई। तो आज की दुनिया में सबसे बड़ी बात हमने पहले टॉपिक में कह दिया कि हम विश्व शांति के प्रति उन्मुख हैं, तो ऐसे में साम्राज्यवाद की तो बात ही नहीं निकलती है। ठीक है, तो हम औपनिवेशवाद की नीति को बिल्कुल ठुकराते हैं और साम्राज्यवाद की नीति को भी हम बिल्कुल ठुकराते हैं। ठीक है, देखिए औपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की जो साम्राज्यवादी ताकतें होती हैं ये कमजोर राष्ट्रों के शोषण को बढ़ावा देती हैं, ये बात आप जानते होंगे, और ऐसा हुआ भी है हमारे भारत में। यानी हमारे भारत में 200 सालों तक लगभग जो है ब्रिटिशर्स का शासन रहा। उस टाइम पे इन्होंने हमारे भारत का अच्छे से शोषण किया है। ठीक है, बहुत अच्छे से शोषण किया है इन्होंने, और ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं इन्होंने हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय शांति थी इसको भी प्रभावित किया है। ठीक है, यही बताया गया है कि औपनिवेशवाद, साम्राज्यवादी ताकत जो है ये कमजोर राष्ट्रों का शोषण को बढ़ावा देती हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ये प्रभावित करती हैं। अब देखिए इसके बारे में भारत ने खुद ही स्वतंत्र नहीं हुआ, भारत ने और जो देश थे जो औपनिवेशिक शासन के अधीन रहे थे, ठीक है, जहाँ पर औपनिवेश स्थापित किए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा या अन्य राज्यों के द्वारा, अन्य राष्ट्रों के द्वारा, तो भारत ने उनको स्वतंत्र करवाने के लिए वकालत की है। जैसे कुछ एफ्रो एशियाई देश हैं। देखिए एफ्रो एशियाई देश का मतलब क्या है, आपको पता होगा कि अफ्रीकी मूल के लोग जो क्या होते हैं, एफ्रो का मतलब हो गया अफ्रीकी मूल। अफ्रीकी मूल के जो लोग हैं मोस्टली वो काले होते हैं। ठीक है, यानी उनका जो डीएनए ही यानी डीएनए नहीं बोल सकता हूँ मैं, उनका जो नस्ल है उनकी, यानी उनका जो शरीर का रंग होता है काला होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा, अगर आपने आपने जो कला संस्कृति वाला आपने पोर्शन पढ़ा होगा, कला संस्कृति वाला पोर्शन अगर पढ़ा होगा, या फिर आपने जो मैंने आपको एक हिस्ट्री में एक अध्याय पढ़ाया था, हिस्ट्री में हमने ये अध्याय पढ़ाया था कि भाई किस तरह से लोग जो हैं जो हमारे प्राचीन मानव थे वो कैसे, यानी कि एक जगह से उत्पन्न होकर दुनिया के विभिन्न भागों में फैल गए। ठीक है, कौन कौन सी मानव प्रजातियां थी, जैसे आपने देखा था। ठीक है, तो सबसे पहले मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, ये भी मैंने बताया था, अफ्रीका से ही हुई थी, और बाद में कैसे कैसे फैली। तो जो अफ्रीकी समुदाय है वो काला समुदाय है। तो आपने देखा होगा कि हमारे भारत में भी दक्षिण भारत वाला पोर्शन हो, खासकर वहाँ पर भी एकदम काले काले लोग पाए जाते हैं, उनका जो डीएनए है कहीं ना कहीं अफ्रीकी लोगों से बहुत ज़्यादा मैच करता है। तो ऐसे ही हमारे जो दक्षिण पूर्व वाले और भी देश हैं वहाँ भी अफ्रीकी समुदाय वाले लोग इसी प्रकार मिल जाएंगे। यानी वो कहने को तो दक्षिण पूर्वी देशों में रहते हैं, लेकिन उनका जो डीएनए वगैरह है वो लगभग 50 से 60% अफ्रीकी लोगों से मिलता है। तो इसलिए इन्हें एफ्रो एशियाई बोला गया है, एफ्रो एशियाई कंट्री बोला गया है। ठीक है, तो अब एफ्रो एशियाई का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना, भारत ने जो है औपनिवेशिक रूप से सभी परिशोधन की वकालत की। इसमें एफ्रो एशियाई देश जैसे इंडोनेशिया, मलाया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, घाना, नामीबिया, अन्य देशों में स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया। यानी अन्य देशों का स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन इसलिए किया क्योंकि कहीं ना कहीं ये देश जो थे आपके इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, हॉलैंड, पुर्तगाल, इनके अधीन रहे थे। ठीक है, इन पर इन्होंने जो अपना आधिपत्य स्थापित करके औपनिवेश बनाया था। ठीक है, तो भारत ने खुद भी स्वतंत्र हुआ 1947 में। उसके बाद अन्य जो देश थे, छोटे छोटे देश थे जो कि इनके चक्कर में फंसे हुए थे, उन्हें आज़ाद करवाने के लिए भारत ने मुहिम उठाई। ठीक है, यानी उन्हें आज़ाद करवाने के लिए भारत ने वैचारिक रूप से प्रतिबद्धता दिखाई, अपनी मुहिम चलाई। इसके अलावा गैर नस्लवाद, आप सभी जानते होंगे
कि भारत विविधताओं भरा देश है, यानी भारत में एक एक जैसे लोग नहीं रहते हैं। जैसे आपने चाइना में देखा होगा, लगभग सभी का रंग रूप, सभी का शक्ल सूरत एक जैसी है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आप हर जगह, यानी कि एक ही जिले के अंदर आप देख सकते हैं तमाम तरह के चेहरे वाले लोग रहते हैं। यानी कि किसी का रंग गोरा है, किसी का रंग सांवला है, किसी का रंग काला है, ठीक है, यानी सब अलग अलग लोग रहते हैं। तो भारत ने, ऑब्वियसली बात है, भारत जब विविधताओं भरा देश है तो भारत में नस्लवाद तो होगा नहीं। फिर भी आप देखते हैं आज के समय में लोग, कुछ लोग मानते हैं नस्लवाद वगैरह, तो भारत ने हमेशा गैर नस्लवाद की वकालत की है। और भारत यही कहता है कि भाई लोगों के बीच कोई विभेद नहीं किया जाए, यानी गोरे काले के आधार पर कोई विभेद न किया जाए, जैसे अंग्रेजों ने किया था कि भाई गोरे जो लोग होते थे उनकी नज़र में श्रेष्ठ होते थे, और हमारे भारतीय लोग जो हमारे उस समय काले थे उन्हें बहुत ही ज़्यादा वो हीन समझते थे, बहुत ही ज़्यादा नीच गिरा हुआ समझते थे, ठीक है, उनका शोषण करते थे ऐसे करके। तो ये जो आज के समय में हमारी भारतीय नीति के सिद्धांत यही कहते हैं कि हमें गैर नस्लवाद को आगे बढ़ावा देना है, ठीक है। यानी यहाँ पे लिखा गया है भारत के अनुसार नस्लवाद, औपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की तरह श्वेतों द्वारा अश्वेतों का शोषण, सामाजिक असमानता और विश्व शांति के बढ़ावे में ये विघ्न डालने का प्रयास करता है, बढ़ावा देता है, विघ्न डालने को ये बढ़ावा देता है, ठीक है। अब देखिए, भारत ने जो है इसके लिए एक वकालत भी की है। वकालत ये की है भारत ने कि हमारा जो अफ्रीका मूल का एक देश है, दक्षिण अफ्रीकी देश है, दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीकी देश दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पर क्या था कि भाई पूरा देश तो ब्लैक पीपल का है, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोग रहने वाले हैं, अश्वेत लोग रहते हैं यहाँ पर, ठीक है, यानी ब्लैक पीपल रहते हैं। लेकिन यहाँ पर शासन करने वाले लोग चूंकि इंग्लैंड वगैरह, फ्रांस वगैरह से लोग आकर यहाँ पे बस गए, गोरे लोग यहाँ पे आके बस गए, और यहाँ पे अल्पमत वाले वो लोग सत्ता स्थापित कर ली उन्होंने यहाँ पर, और जो बाहुल्यता वाले जो काले लोग थे इनके ऊपर शासन करने लगे। तो भारत ने इनकी भी विरोध किया। भारत ने ये कहा भाई आप अफ्रीकी मूल पूरा जो दक्षिण अफ्रीका पूरा देश है काले लोगों का देश है। अब काले लोग जो है एक भी सत्ता में नहीं है, शासन में नहीं है, केवल गोरे गोरे लोग भरे हैं, तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक भेदभाव को दिखाता है। तो भारत ने इस बात की वकालत की, ठीक है। तो जिससे कि 1954 में दक्षिण अफ्रीका के साथ जो कूटनीतिक संबंध है इनमें हमारी कड़वाहट भी आई। यहाँ पे लिखा गया कि भारत ने दक्षिण अफ्रीका के अल्पसंख्यक श्वेत शासन की नस्लवाद नीति, ठीक है, की प्रचंड आलोचना की, और जिसके विरोध के कारण 1954 में हमारे दक्षिण अफ्रीका के जो साथ कूटनीतिक संबंध है इनमें भी कड़वाहट आई। तो ये सब देखने को हमें मिला है। इसके अलावा गुट निरपेक्षता, यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है। गुट निरपेक्ष शासन का मतलब क्या होता है? गुट निरपेक्ष का मतलब ये होता है, आपको पता होगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दो बड़ी शक्तियाँ थीं हमारे, जो मतलब संपूर्ण कहते हैं विश्व में दो बड़ी शक्तियाँ उदय हुई थी। एक तो था यूएसए एक तरफ, ठीक है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरी तरफ जो था यहाँ पर यूएसएसआर, जिसे सोवियत संघ के नाम से हम जानते हैं, यूएसएसआर, ठीक है, जिसमें जो है काफ़ी सारे कंट्री मिले हुए थे। तो यूएसएसआर था एक तरफ, 15 कंट्रियों का संघ था यूएसएसआर, ठीक है, और एक तरफ था यूएसए। यानी यूएसएसआर में सबसे बड़ा रसिया था, यह आपको पता ही होगा। तो इन दोनों के मध्य कहीं ना कहीं एक शीत युद्ध टाइप चढ़ा हुआ था, यानी कोल्ड वार, जिसे हम बोलते हैं ठंडा युद्ध, कोल्ड वार। यानी कि हम डायरेक्ट रूप में युद्ध नहीं करेंगे, डायरेक्ट रूप में हम एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन हम कहीं ना कहीं ट्रेड में प्रतिस्पर्धा करेंगे, ट्रेड में जो है लोगों को हानि पहुंचाएंगे, ट्रेड में यूएसए वालों से प्रतिस्पर्धा करेंगे, यूएसए वालों को घाटा पहुंचाने की कोशिश करेंगे, या फिर संसाधनों में होड़ करेंगे, ठीक है, या फिर जो हमारी प्रौद्योगिकी में होड़ करेंगे। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई थी। यानी कि यूएसए वाले रसिया वालों से अक्सर होड़ किया करते थे। यानी अगर मान लीजिए यूएसए ने 50 जो है परमाणु मिसाइल विकसित कर ली, तो यूएसएस वाले 60 परमाणु मिसाइल विकसित करते थे। तो ये होड़ मची हुई थी, यानी इसने कुछ किया तो वो भी फिर इधर करेगा। मतलब उन्हें ये मतलब नहीं था कि भाई लोगों का हित होगा इससे या अहित होगा, ये मतलब नहीं था, होड़ मची हुई थी। यानी हमें जो इस करना है, यानी ये अगर करेगा तो हम भी करेंगे, हम इससे और बेटर करेंगे, तो ये होड़ मची हुई थी। तो ऐसे में तमाम जो देश थे, कुछ लोग यूएसए के साथ खड़े हो गए, कुछ लोग यूएसएसआर के साथ खड़े हो गए। लेकिन भारत जो था लगभग 200 सालों की पराधीनता, यानी 200 सालों तक भारत जो है पराधीनता की बेड़ियों में झगड़ा रहा था। तो और 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। अब भारत किसी भी ऐसे जो है पछड़े में नहीं पड़ना चाहता था जिससे कि इसकी जो आज़ादी है, वो नई आज़ादी जो मिली है ऐसे, उसे वो खतरा मिले, उसको खतरा हो। क्योंकि भारत ये सब परिणाम देख चुका था, प्रथम विश्व युद्ध का भी परिणाम देख चुका था, द्वितीय विश्व युद्ध का भी परिणाम देख चुका था। यानी जो लोग इन देशों के साथ खड़े थे उनके साथ क्या क्या घटित हुआ, उन्हें कैसे हानि उठानी पड़ी, ये सब चीज़ें देख चुका था। तो भारत के जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बहुत ही दूरदृष्टि लगाई। दूरदृष्टि उनकी यही थी कि हम एक गुट निरपेक्ष नीति विकसित करेंगे, ठीक है, जिससे हम ना तो हम यूएसए की तरफ जाएंगे और ना ही हम यूएसएसआर की तरफ जाएंगे। यानी हम इन दोनों से कोई मतलब नहीं रखेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हम इनका फेवर करें या इनका फेवर करें, हम किसी का फेवर नहीं करेंगे। हमें अपने संबंध जो है एक सामंजस्यपूर्ण संबंध दोनों से स्थापित करेंगे, यानी यूएसए से भी और यूएसएसआर से भी, ठीक है। लेकिन अगर लड़ाई झगड़े की बात होगी तो हम किसी का साथ नहीं देंगे, ना यूएसए का देंगे ना यूएसएसआर का देंगे। रीजन यही था कि भाई हमें एक लंबे संघर्ष के बाद आज़ादी मिली है, और अभी हमारा भारत जो है कहते हैं एक भारत का नया जन्म हुआ है कहीं ना कहीं।
भारत में लोकतंत्र का नया नया जन्म हुआ है, और ऐसे में हम किसी युद्ध या किसी कोल्ड वार में फिर से फंस जाएं तो यकीन मानिए भारत का विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाएगा। तो ये देखते हुए ये लोग जो है साइड में हो गए, ठीक है। यानी कि ये गुटनिरपेक्ष जो जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्षता की नीति को ऊपर बढ़ावा दिया और ऐसे करके वो साइड में हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर वही है कि भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय विश्व सैद्धांतिक आधार पर दो भागों में विभाजित था। अमेरिका के नेतृत्व में जो था वो पूंजीपति वर्ग था, और जो भूतपूर्व यूएसएसआर यानी अभी तो यूएसएसआर का विघटन हो चुका है, ठीक है, इसके नेतृत्व में साम्यवादी वर्ग था, ठीक है। साम्यवादी, हल्का समाजवादी और पूंजीपति मिक्स रूप से, ठीक है। ये शीत युद्ध की परिस्थिति थी, यहाँ पे बताएगा शीत युद्ध की परिस्थिति थी। लेकिन भारत ने क्या किया, भारत ने किसी भी ओर जाने से इनकार कर दिया, ठीक है, और गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया। यहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट कर दिया था कि हम विश्व की एक दूसरे के विरुद्ध ताकत की राजनीति से दूर रहेंगे, जिसके परिणाम में विश्व युद्ध और पुनः, ठीक है, एक जो है एक इससे विस्तृत पैमाने पर किसी विनाश को बढ़ावा दे सकती है इनकी ये नीति है। होड़ वाली नीति जो है, यानी हम एक मिसाइल बनाएंगे तो वो दो मिसाइल बनाएगा, वो 2 मिसाइल बनाएगा तो 4 मिसाइल बनाएंगे। ये जो नीति है यानी कि होड़ वाली, ये कहीं ना कहीं फिर से तृतीय विश्व युद्ध का आह्वान कर सकती है। इसलिए इन्होंने इस पचड़े से दूर रहने के लिए ये अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, यानी हम किसी की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गुटनिरपेक्षता की नीति का जो पालन था, यानी कि प्रतिपादक जो थे वो जवाहरलाल नेहरू ही थे गुटनिरपेक्षता की नीति के। तो इसके कुछ अर्थ थे, जैसे भारत किसी भी समूह में शामिल देश अथवा किसी देश के साथ सैन्य सहयोग नहीं करेगा, ठीक है। यानी मान लीजिए ना तो यूएसए और यूएसएसआर की लड़ाई में भारत ना तो यूएसए को सपोर्ट देगा, सैन्य सपोर्ट देगा, और ना ही यूएसएसआर को सैन्य सपोर्ट देगा, ठीक है। यानी हम किसी को सैन्य सपोर्ट नहीं देंगे। दूसरी बात, भारतीय विदेश नीति की स्वतंत्र दिशा होगी। यानी भारतीय विदेश नीति की स्वतंत्र दिशा का मतलब क्या होगा कि भारतीय विदेश नीति जो किसी के दबाव में नहीं रहेगी। यानी ऐसा नहीं है भाई हमने यूएसए से संबंध स्थापित हो गए, अब जरूरत पड़ी हमारी यूएसएसआर से, ठीक है, क्योंकि हमारी एशिया भूमि पर स्थित है यूएसएसआर। तो ऐसा ना वो नहीं होगा कि भाई यूएसए के दबाव में हम यूएसएसआर से मिलने ही ना जाएं, यूएसएसआर से अपना काम ना निकलवाएं। तो हमने साफ साफ मना कर दिया कि भाई भारतीय विदेश नीति जो होगी वो स्वतंत्र दिशा में होगी, किसी के दबाव में नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा हम सभी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण बात थी गुटनिरपेक्ष नीति की, जिसके कहते हैं जो व्यक्ति थे, इसको लाने वाले जो व्यक्ति थे, इसको जो है प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति थे वो जवाहरलाल नेहरू ही थे। इनका योगदान था गुटनिरपेक्षता की नीति को लाने में, देने में, ठीक है। इसके बाद पंचशील सिद्धांत, ठीक है। देखिए पंचशील सिद्धांत जो है ये यहाँ पर 5 सिद्धांतों पर निर्भर करते हैं। ये है जवाहरलाल नेहरू और चीन के एक राष्ट्र प्रमुख थे चाउ एन लाई, ठीक है। तो इनके मध्य तिब्बत के संबंध में भारत चीन संधि जो हुई है इसकी उद्देशिका में शामिल है सिद्धांत ये पंचशील सिद्धांत। यानी इन दोनों नेताओं के सम्मिलित रूप से ये विकसित किए हुए सिद्धांत थे पंचशील सिद्धांत, ठीक है। देखिए आप सभी को पता होगा कि इस साल आपकी जो 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है, 1 अप्रैल 2020 को भारत और चाइना यानी इंडिया और चाइना, इंडो और चाइना, इनके मध्य जो रिलेशनशिप के 70 साल पूरे हो गए। यानी कि 1 अप्रैल को इनके मध्य 70वीं वर्षगांठ मनाई जानी थी। इसके लिए तमाम कार्यक्रम भी किए जाने थे, 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर तमाम कार्यक्रम भी किए जाने थे। लेकिन आपको पता है अभी कोरोना की त्रासदी चल रही है, तो ऐसे में वो कार्यक्रम वगैरह रद्द हो गए, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2020 को इन दोनों के पास 70 साल पूरे हो गए अपने संबंधों के। तो ये शुरुआत के संबंधों की ये नीति थी, पंचशील सिद्धांत थे, जो कि जब उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चाइना के चाउ इन लाई, ठीक है, तो इनके मध्य हुए थे। क्योंकि विवाद ये था कि हमारे जो हिमालय के ऊपर स्थित तिब्बत है, तिब्बत को अधिग्रहित कर लिया था किसने, चाइना ने अधिग्रहित कर लिया था। अब चाइना ने अधिग्रहित कर लिया था तो तिब्बत के लोग बार बार गुहार भी लगा रहे थे हमसे, ठीक है। तो ऐसे में हमारे चाइना के साथ भी संबंध जो है खराब ना हो और हम जो है अपना काम भी बनाए रखें, तो ऐसे में हमने पंचशील सिद्धांत अपनाए, ठीक है। पहला सिद्धांत यहाँ पर ये था, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है पंचशील सिद्धांत, और अक्सर पूछा जाता है कि पंचशील सिद्धांत कौन कौन से हैं। एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता के लिए परस्पर सम्मान करना, यानी हम अपनी जो क्षेत्रीय अखंडता है, किसी के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करेंगे, ना तो वो हमारे में करेंगे ना हम उनके में करेंगे, ठीक है। दूसरी बात यह अनाक्रमण, यानी हम किसी पर अटैक नहीं करेंगे, ना चाइना हम पे अटैक करेगा ना हम चाइना पे करेंगे। तीसरी बात यहाँ पर यह है कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं करेंगे। समानता व परस्पर लाभ के लिए, ठीक है, यानी कि हम समानता बनाए रखेंगे, परस्पर लाभ की भावना से आगे बढ़ेंगे, शांतिपूर्वक सह अस्तित्व की भावना बनाए रखेंगे, ठीक है। हालांकि ये जो संबंध है आप सभी को पता होगा, संबंध एक अपवाद इसलिए रह गए कि जो 1962 का इंडो चाइना युद्ध जो छिड़ गया था, उसके बाद इन संबंधों की काफ़ी ज़्यादा खिल्ली उड़ाई गई कि भाई ये हुआ वो हुआ, ठीक है। काफ़ी खिल्ली उड़ाई गई थी जवाहरलाल नेहरू की, देखो आपकी वजह से ये हो गया, चाइना ने ये हड़प लिया, चाइना यहाँ तक घुसाया, ठीक है। तो देखिए संबंध एक अपनी जगह है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति वाकई में अपनी विस्तारवादी नीति है, उसकी सोच खराब है, ठीक है, या मानसिकता गंदी है, तो संबंध चाहे कितने भी अच्छे हों वो संबंध धरे के धरे रह जाते हैं।
चाहते हैं, और वही यहाँ पर हुआ। चाइना की नीति शुरुआत से ही रही है, विस्तारवादी नीति रही है उसकी कि सबको हड़पा जाए। वो तो आज भी आपके पूर्वोत्तर भारत पे अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करता है। अगर हमारी इतनी आर्मी वगैरह सक्रिय ना हो, हमारे भारत की गवर्नमेंट सक्रिय ना हो, तो यकीन मानिए अरुणाचल प्रदेश और जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनको कब का अपने कब्जे में ले ले वो, ठीक है। वो इस वजह से उस पर अपना दबाव जमाने की कोशिश करता है। वो कहता है भाई यहाँ पर हमारे जैसे मिलते जुलते लोग रहते हैं, हमारी सूरत जैसे मिलते जुलते लोग रहते हैं, तो हमारे कब्जे में होना चाहिए, ठीक है। तो आज भी चीन की नीति जो है सुधरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये संबंध पंचशील प्रतिपादित किए गए थे, तो आपने ये देख लिया होगा इन संबंधों के बारे में, ठीक है। बाद में देखिए पंचशील संबंधों को और भी राष्ट्रों ने अपनाया है, जैसे आपके म्यांमार ने अपनाया, भूतपूर्व यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, इन्होंने भी अपनाया, ठीक है। और जो पंचशील और गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत थे, तो इन्हीं की परिकल्पना पे भारत जो है ये आगे बढ़ा है, और ये भारत की ही देन है। पंचशील और गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत, ये लिखा भी है, पंचशील और गुटनिरपेक्षता जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की परिकल्पना और प्रयोग में भारत की ही महान देन है, ठीक है। गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत हो या पंचशील वाला अस्तित्व, पंचशील वाला सिद्धांत हो, ये भारत की ही देन है, ठीक है। इसके अलावा भारत का जो है एफ्रो एशियाई झुकाव रहा है। एफ्रो एशियाई झुकाव का मतलब क्या रहा है? एफ्रो एशिया का मतलब वही रहा मैंने कि एशियाई कम्युनिटी के जो एशिया कम्युनिटी में अफ्रीकी मूल के कुछ जुड़े हुए लोग जो थे उनसे झुकाव रहा, उनकी तरफ झुकाव रहा। रीजन ये था कि भारत में ही वो एक अधिकांश जनसंख्या उस समय ये थी कि भारत का आप दक्षिण भारत वाला पोर्शन उठा के देखें तो अधिकतर लोग रंग रूप से लगभग आपके दक्षिण यानी रंग रूप से लगभग अफ्रीका जैसे लोगों समान है, ठीक है। तो भारत ने इस वजह से और ध्यान दिया। दूसरी बात ध्यान देने की ये थी, चूंकि भारत भी पूर्व में औपनिवेश के राष्ट्र रहा था, तो भारत वो दर्द जानता था, भारत वो परेशानियां जानता था जो भारत ने झेली थी, ठीक है। भारत ये जानता था शोषण हमारे यहाँ किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से शोषण ने हमारे देश का सर्वनाश किया, हमारे जनता का सर्वनाश किया, हमारे यहाँ तमाम लाखों की संख्या में जो है कामगार भूखे होकर मर गए, ठीक है, अकाल में मर गए। तो भारत इस दर्द को जानता था। जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ है तो भारत में जो एफ्रो एशियाई देश थे, जो कि अधिकतर इंग्लैंड, फ्रांस या हॉलैंड के औपनिवेश थे, उन्हें आज़ाद करवाने के लिए मुहिम चलाई है, उन्हें जो है स्वतंत्र विचारधारा उत्पन्न करवाई है वहाँ पर, ताकि वो लोग आज़ाद हो जाएं और वहाँ पर एक लोकतंत्र स्थापित हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी गया है यहाँ पर कि यद्यपि भारत की विदेश नीति में विश्व के सभी राष्ट्रों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने की बात कही गई है, लेकिन एफ्रो एशियाई देशों के प्रति विशेष झुकाव रहा है। रीजन यही था कि एफ्रो एशियाई कम्युनिटी हमारे यहाँ भी मौजूद है कुछ %, ठीक है, इस वजह से। और हम मेन चीज़ ये था कि हम औपनिवेश का वो दर्द जानते थे, औपनिवेश का जो दुष्परिणाम था हम झेले हुए थे, तो हम ये चाहते थे हमारे जो अड़ोस पड़ोस के देश हैं वो इससे आगे उभर के आगे निकल के आए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है इन राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सहायता की मांग करता रहा, और 1947 में भारत ने नई दिल्ली में प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन आयोजित करवाया। तो ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कि प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन कहाँ स्थापित हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ठीक है, ये 1947 में भारत में आयोजित हुआ था, ठीक है। और इसके अलावा 1949 में भारत ने इंडोनेशिया स्वतंत्रता जो है इसके लिए भी योगदान दिया था, इंडोनेशियाई स्वतंत्रता के लिए भी इन्होंने योगदान दिया था, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ बातें लिखी हैं, ठीक है। इस वजह से देखिए भारत के जो ये क्रियाकलाप रहे हैं, तो इस क्रियाकलापों की वजह से भारत के जो छोटे छोटे पड़ोसी देश हैं इन्हें बड़े भाई का इन्हें संज्ञा देते हैं, यानी भारत को बड़े भाई का नाम प्राप्त किया है, ठीक है। यानी भारत ने अनेक पड़ोसी राष्ट्रों से बड़े भाई का नाम प्राप्त किया क्योंकि उसने रोल ही ऐसा निभाया, बड़े भाई ऐसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं राष्ट्रमंडल से संबंध। देखिए राष्ट्रमंडल का मतलब जानते होंगे, राष्ट्रमंडल में अधिकतर वही देश हैं, राष्ट्रमंडल उन्हीं देशों का समूह था जिन पर कभी ब्रिटिश शासन का यानी ब्रिटिश शासन ने औपनिवेशिक शासन स्थापित किया था, ठीक है। लेकिन राष्ट्रमंडल में हम जो जुड़े हैं वो 1949 में आके जुड़े हैं राष्ट्रमंडल देशों में, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रमंडल देशों की यहाँ पर जुड़ने की जो परिभाषा थी, अब आप ये मत समझना कि हमने दबाव में आके जुड़े या फिर हम अब भी ब्रिटिश उपनिवेश बने हुए हैं। राष्ट्रमंडल देशों में जो हमारे कॉमनवेल्थ देश हैं उनकी जो सदस्यता में जुड़ने का रीज़न ये था कि हमें आगे बढ़ना था, यानी अपने आप गणतंत्र को आगे ले जाना था, ठीक है। इसके अलावा हमें अपने देश में जो नवोन्मेषी जो कार्य हैं उनको प्रतिपादित करवाना, नवोन्मेषी परियोजनाओं को आधारशिला रखवानी थी, ठीक है। इसके लिए फंडिंग वगैरह की जरूरत थी, इसके लिए हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी, ठीक है, आइडियाज़ की जरूरत थी। तो इस वजह से हमने जो है 1949 में जो राष्ट्रमंडल है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता हासिल की। हमने किसी दबाव में आके सदस्यता हासिल नहीं की, और ना ही हम यहाँ पर उस समय ब्रिटेन के दबाव में थे, क्योंकि हम स्वतंत्र हो चुके थे, तो ब्रिटेन का तो हमारे ऊपर कोई दबाव था ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी है 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल देशों में पूर्ण सदस्यता जारी रखने की घोषणा की और ब्रिटिश ताज को राष्ट्रमंडल प्रमुख के रूप में स्वीकार किया। परंतु इस संविधानेतर घोषणा ने भारत की संप्रभुता को किसी प्रकार प्रभावित नहीं किया, क्योंकि राष्ट्रमंडल स्वतंत्र राष्ट्रों का एक स्वैच्छिक संघ है। यहाँ पे साफ साफ बात लिखी हुई है, ठीक है। देखिए ये रीज़न क्यों थे, ये व्यवहारिक कारणों से इसका सदस्य बना भारत, ठीक है, कि भारत ने ये माना कि उसकी राष्ट्रमंडल सदस्यता उसके आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अन्य मामलों के लिए लाभकारी होगी, ठीक है। और इसके अलावा भारत ने जो है जो चोगम जिसे बोलते हैं, ठीक है, यानी कॉमनवेल्थ जो नेशन है CHOGM, इसे चोगम कहा जाता है,
CHOGM को, ठीक है, चोगम बोलते हैं शॉर्ट में। तो चोगम का 24वां राष्ट्रमंडल सम्मेलन था, इसकी मेजबानी भारत में हुई थी 1983 में, ठीक है, लिखा भी है भारत ने 1983 में नई दिल्ली में 24वें राष्ट्रमंडल सम्मेलन की मेजबानी भी की, ठीक है। इसके अलावा भारत जो कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह जो होती हैं उनकी भी मेजबानी कर चुका है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाली किताब जो पढ़ेंगे उसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा नहीं, एक झलक में दिखा नहीं है आपको, ठीक है। इसके अलावा भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ से भी, UNO से भी अच्छे खासे संबंध रहे हैं, इनका भी सहयोग रहा है, ठीक है। देखिए भारत जो है 1945 में USA जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया है, ठीक है। इसके अलावा भारत का UNO के संबंध में कुछ भूमिका है, वो भूमिका यहाँ पे दिखाई गई है। भूमिका ये बताई गई है कि आपको पता होगा जो यूनाइटेड नेशन था UNO, ठीक है, ये पूंजीपति वर्ग की हमेशा सपोर्ट करता था, पूंजीपति वर्ग को हमेशा आगे लेके चलता था, ठीक है। तो भारत में उस समय क्या था, भारत में एक साम्य बना के चलना था, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकतर यानी हमारे यहाँ लगभग उस समय 80 से 90% जो आबादी थी वो गरीब खेतिहर किसान थे, ठीक है। तो ऐसे में हम पूंजीपति वर्ग की अगर बात करते तो यकीन मानिए इन 80 से 90% लोगों का अहित होता। तो हमने एक साम्य बना के चला, हम एक साम्य लेके आए ताकि हमारे यहाँ भूमिहीन खेतिहर कृषक वर्ग है वो भूखा ना मरे, ठीक है, उसके साथ अन्याय ना हो, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर रसिया वाले सिद्धांतों को भी अपनाया, कुछ हमने यहाँ पर अपने देश को आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए कुछ USA यानी UNO के जो सिद्धांत थे उनको भी आगे बढ़ाया, ठीक है। तो यहाँ पर वही सब बातें लिखी गई हैं कि UNO के माध्यम से भारत औपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नस्लवाद और अब नव जो है औपनिवेशवाद, नव साम्राज्यवाद के विरुद्ध नीतियाँ लागू की गई, ठीक है। इसके अलावा सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था 1953 में आपकी विजय लक्ष्मी पंडित को UN, ठीक है, आम सभा का अध्यक्ष चुना गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि विजय लक्ष्मी पंडित जो थी UN जो आम सभा या महासभा है इसके अध्यक्ष चुने जाने वाली पहले व्यक्ति थे, ठीक है। तो ये आप बहुत याद रखना, ये पूछा जाता है अक्सर, ठीक है। इसके अलावा भारत ने जो आपके आसपास के जो देश थे, ठीक है, यानी कि कोरिया, यानी भारत ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरिया, कांगो, अल सल्वाडोर, कंबोडिया, अंगोला, सोमालिया, मोजाम्बिक, सिएरा लियोने और भूतपूर्व यूगोस्लाविया इनमें चलाए गए शांति अभियानों में सक्रिय भाग लिया, ठीक है। यानी UNO के द्वारा जो शांति अभियान चलाए गए थे इनमें भारत ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ठीक है। देखिए यही सब बातें इसमें लिखी हैं यहाँ पर। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत इसकी जो स्थायी सुरक्षा परिषद है, ठीक है, स्थायी सुरक्षा परिषद की सदस्यता की बात भी करता रहा, लेकिन हमेशा यहाँ पर रोड़ा कौन बन जाता है, चाइना बन जाता है। चाइना इसकी स्थायी सदस्यता लेने ही नहीं देता है, चाइना जो है अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत को रोक देता है, ठीक है। तो भारत ने कई बार प्रयास भी किया, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है मिलेगी नहीं, मिल तो जाएगी सदस्यता, वो मिलने से उसके काफ़ी लाभ भी होंगे। देखिए ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पर मैं इसका ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा। यानी भारत कई बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य रह चुका है, लेकिन अब वो स्थायी सदस्यता की मांग भी कर रहा है, लेकिन चाइना यहाँ पे रोड़ा बन जा रहा है, ठीक है। तो आगे हो सकता है भाई मिल जाए सदस्यता तो ये रोड़ा खत्म हो जाए चाइना वाला। चाइना हमेशा अपनी वीटो पावर इस्तेमाल कर लेता है और ऐसे करके यहाँ पर रोक लग जाती है सदस्यता पे। अब अगली बात है जो है निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण का मतलब ये होता है कि भारत की जो विदेश नीति ये कहती है कि हथियारों की दौड़ हो या विरोधी तथा जो है निशस्त्रीकरण की हिमायती रही है, ठीक है। यानी हमें हथियारों की होड़ नहीं मचानी है, ऐसा नहीं करना है कि भाई हमें लोगों को या अपनी मानवता को या सृष्टि को विनाश करने वाले हथियार हमें बनाने पड़े, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और यह पारंपरिक और नाभिकीय दो प्रकार के हथियार से संबंधित है, यानी हमारी जो निशस्त्रीकरण की और हमारी जो सिद्धांत है वो नाभिकीय हथियारों से संबंधित है और पारंपरिक जो हथियार चले आ रहे हैं, पारंपरिक आपका जो गोली है यानी बंदूक वगैरह जो है आपके आर्मी के रिलेटेड हथियार हैं उनसे संबंधित है। हालांकि आप सभी को पता है ये निशस्त्रीकरण वाला सिद्धांत जो था, पहले हमने कोशिश यही की थी कि भाई निशस्त्रीकरण वाले सिद्धांत को हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि सभी जो देश थे आपके और जो सारे देश थे वो आगे इस होड़ में आगे बढ़े पड़े थे, यानी निशस्त्रीकरण वगैरह उन्होंने ताक पे रख दिया था और अपने यहाँ धड़ल्ले से परमाणु परीक्षण वगैरह कर रहे थे। तो भारत को भी ऐसे एक दिन लगने लगा, भारत को भी ये जरूरत महसूस होने लगी इंदिरा गांधी के टाइम से ही कि हमें भी इस होड़ में आगे उतरना पड़ेगा। अगर हम इस होड़ में आगे नहीं उतरेंगे तो यकीन मानिए एक ना एक दिन कोई बड़ी ना ताकत हमें जो है कुचल देगी। तो भारत ने आपको पता होगा कैसे करके ऑपरेशन बुद्धा वगैरह चलाया, कैसे करके हमारे यहाँ बाद में अटल जी के समय में इंदिरा गांधी के समय से स्टार्ट हो गया था, ठीक है, प्रोग्राम, और धीरे धीरे करके हम वो चलाते रहे, धीरे धीरे करके अटल जी के टाइम पे हमने जो है वो पूरी तरह संपादित कर लिया, ठीक है। ऐसे करके हम जो विश्व में न्यूक्लियर शक्ति बन के उभर के आए, ठीक है। तो ये चीज़ें निकल के आई, लेकिन भारत ने कुछ ऐसी बातें कहीं, ठीक है, भारत ने कुछ ऐसे अपने सिद्धांत भी बनाए कि भाई जिसके जरिए भारत को फिर से ये हुआ निशस्त्रीकरण की दौड़ में आगे भी बढ़ना पड़ा, लेकिन खुद भी अपने आप को देश को एक नाभिकीय शक्ति के रूप में संपन्न भी बनाना पड़ा। तो वो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। जैसे बताया गया है यहाँ पे 1985 में 6 दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ठीक है, ठोस प्रस्ताव दिए गए, लेकिन वही बात थी कि सबके मध्य विरोध चल रहा था।
पहले ये था कि केवल 5 राष्ट्र ऐसे, जो 5 राष्ट्र हैं वही केवल हथियार रख सकेंगे, न्यूक्लियर हथियार, अमेरिका, रूस, चीन, इंग्लैंड और फ्रांस, ठीक है, यही नाम के हथियार रख सकते हैं। तो भारत इस बात का, इस चरित्र का हमेशा विरोधी रहा। तो भारत ने कहा भाई अगर ये लोग हथियार रखेंगे तो यकीन मानिए ये लोग एक दिन कभी ना कहीं, क्योंकि ऊपर हमारे सबसे ऊपर चीन बैठा था हमारे बगल में ही, तो चीन तो हमें कभी दबा सकता है ऐसे करके। तो भारत ने भी इस चीज़ की जरूरत समझी कि वो भारत एक विशाल देश था, भारत एक विविध विविध सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यों, सांस्कृतिक बैकग्राउंडों से बिलोंग करने वाला देश था। तो भारत ने इसकी जरूरत महसूस करी, ठीक है, और बाद में इस होड़ में खुद भी उतर पड़ा। तो आपको पता होगा कि मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया का खिताब किसे पता है, किसे मिला हुआ है, ये आप सब जानते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें यहाँ पे कही गई हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया भारतीय विदेश नीति के क्या उद्देश्य हैं। उद्देश्यों की बात की गई है। उद्देश्य यही है, सबसे पहली बात यह कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ हमें कदम मिला के चलना है। यानी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है आधुनिक राष्ट्र, यानी आधुनिक जो हमारा दुनिया, आधुनिक विश्व जो है तकनीकी पर आधारित है, प्रौद्योगिकी ज्ञान पर आधारित है, ठीक है, नवोन्मेषी विचारों पर आधारित है। यहाँ पर जो है तमाम जो सृजन हो रहे हैं, तो उनमें हमें जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कदम से कंधा, यानी कंधा से कंधा मिलाकर आगे चलना है। इसके अलावा यहाँ पर अगला जो यहाँ पर हमने कि नीति निर्णय की स्वायत्तता को बनाए रखना है। यानी ऐसा नहीं हो कि हमारा देश संप्रभु राष्ट्र से एक फिर से गुलाम राष्ट्र बन जाए, ठीक है, ऐसा ना हो। तो इसलिए हमें संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपनी नीति निर्णय की स्वायत्तता बनाए रखनी है, यानी कि हम स्वतंत्र हैं डिसीजन लेने में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर ये है कि जो हमारा आतंकवाद है, इसके खिलाफ हमें वैश्विक अभियान को सहयोग और समर्थन देना है, यानी आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है, ठीक है। इसके अलावा भारत में, यानी भारत के तीव्र आर्थिक विकास में वैश्विक निवेश को, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को और अंतर्राष्ट्रीय माहौल को विकसित करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी कि देश में जो है हमें विज्ञान वगैरह, तकनीकी वगैरह, इन सबको बढ़ावा देना है। तो ये सब नीतियाँ हैं, यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो P5 समूह देश हैं, इनके साथ हमें घनिष्ठता से कार्य करना, विश्व की महाशक्तियाँ जो कि अमेरिका, यूरोपीय समुदाय, जापान, रूस, चीन, इनके साथ सामरिक समझौते करना है हमें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा गया है कि पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बढ़ाना है, उन्हें सुदृढ़ करना है, ठीक है, और एक दूसरे को सहयोग पहुंचाने की भावना हमें विकसित करनी है। यानी हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमें वैमनस्य या वैचारिक मतभेद वाले संबंध स्थापित नहीं करने हैं, बढ़ के अच्छे संबंध रखने हैं, ठीक है। सीमा पर आतंकवाद, आपको पता होगा कि पाकिस्तान की हरकतें, जैसे ही हमने देश हमारा आज़ाद हुआ था और कश्मीर वाला इश्यू उठा था, उसके बाद से पाकिस्तान ने अपनी हरकतें दिखानी शुरू कर दी थी। तो भारत को कहीं ना कहीं लगता था भाई पाकिस्तान को भी हमें बैलेंस करके चलना है, तो सीमा पर आतंकवाद को कुचलने की इसने वकालत की, ठीक है, पाकिस्तान में कार्य आतंकवादी ढांचे को समाप्त करना, ठीक है। इसके अलावा भारत की एक्ट ईस्ट नीति, यानी पहले इसे लुक एट ईस्ट था, लुक ईस्ट यानी पूर्व की तरफ देखो, बाद में से नरेंद्र मोदी ने एक्ट ईस्ट कर दिया, ठीक है, जिसमें हमें अपने पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ और हमारे जो पूर्व के हमारे देश हैं, ठीक है, आसियान देश हैं, दक्षिण पूर्वी देश हैं, उनके साथ हमें अच्छे संबंध स्थापित करने हैं, ठीक है। तो वही इसमें कहा गया है। इसके अलावा खाड़ी देश जो हमारे हैं, यानी कि आपके खाड़ी देश आप जानते होंगे, सऊदी अरब, जो अरब कॉन्टिनेंट वाला जो पूरा रीजन है, ठीक है, जहाँ पर अरब सब कॉन्टिनेंट वाला रीजन है, जहाँ पर जो मुस्लिम जो कंट्रीज हैं खाड़ी देश से बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से हमारी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक विशाल मात्रा में हमें फ्यूल यानी तेल और गैस की आपूर्ति होती थी। इसके अलावा भारत की एक बड़ी जनसंख्या जो है, भारत की एक बड़ी संख्या जो है वहाँ पर कार्यरत भी थी, तो इसलिए हमें खाड़ी देशों के साथ भी संबंध स्थापित करने थे, सहयोग स्थापित करने थे। इसके अलावा उन्हें तमाम क्षेत्रीय संगठन जैसे बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, और मेकांग गंगा सहयोग था, IBSA था, ठीक है, IOR, इनके संबंध इनके साथ संबंध वगैरह बढ़ाना था। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सब चीज़ें देखिए लिखना नहीं है, आपके समझ लीजिए। इसमें मैंने आपको फिर से बता दिया, ये चैप्टर लिखने से इससे कोई फायदा नहीं है। इसमें कुछ सिद्धांत जैसे थे आपके पंचशील सिद्धांत हुए, गुटनिरपेक्ष नीति, ये लिख लेना आप, ठीक है। हमने अमेरिका के साथ कब हमारे संबंध स्थापित हुए, राष्ट्रमंडल के साथ कब स्थापित हुए, ठीक है, तो वो डेट लिख लेना केवल। ये मैं आपसे फिर से गुजारिश कर रहा हूँ, पूरा मत लिखना, कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि आपको इतने से पढ़ने से आपका GS2 पेपर कवर होगा नहीं, उसके लिए आपको किताब ही पढ़नी पड़ेगी पूरी, ठीक है। यहाँ पर ओवरव्यू ले रहे हैं तो ओवरव्यू केवल लेते हैं। इसके अलावा आगे बात करते हैं कि भारतीय डायस्पोरा के साथ निकटता के साथ। देखिए सबसे पहली बात आपके सामने आता है वर्ड डायस्पोरा। ये होता क्या है? देखिए डायस्पोरा का मतलब क्या है? प्रवासी भारतीय। अगर आसान शब्दों में समझें तो प्रवासी भारतीय यानी ऐसे भारतीय जिनका मूल जन्म स्थान जो है वो भारत में है, लेकिन कहीं और जाकर वो किसी दुनिया के किसी और देशों में जाके बस गए हैं, तो प्रवासी भारतीयों को डायस्पोरा भी कहा जाता है, ठीक है। तो उस डायस्पोरा के साथ निकटता के आधार पर अन्योन्य क्रिया, ठीक है, जो कि क्यों स्थापित करें? क्यों स्थापित इसलिए करनी है कि जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि तमाम भारतीय आजकल देख रहे होंगे आप, ब्रिटेन में भी ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, अमेरिका में ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं। अगर हमारे उन भारतीय डायस्पोरा से अच्छे खासे संबंध स्थापित होंगे तो यकीन मानिए वो लोग कहीं ना कहीं अपने जिस देश में कार्यरत हैं वो हमारे भारत के प्रति सपोर्ट दिखाएंगे, हमारे भारत के प्रति उनकी जो नीतियाँ होंगी कहीं ना कहीं भारत को लाभ पहुँचाने वाली नीतियाँ वो बनाएंगे, उन्हीं की तरफ वो अपना ध्यान केंद्रित करेंगे,
ठीक है। तो वो बात यहाँ पे कही गई है कि अन्योन्य क्रिया ताकि भारत के साथ इन संबंधों को मजबूती प्रदान की जा सके और भारत को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इनकी अहम भूमिका को प्रधानता प्रदान की जा सके, ठीक है। इसके अलावा ये तो सब बातें होती रहेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत एक और आया हमारे यहाँ, गुजराल सिद्धांत, ठीक है, आई के गुजराल सिद्धांत, ठीक है। यानी कि ये जो थे 1996 में देवगौड़ा सरकार में विदेश मंत्री थे आई के गुजराल। तो इन्होंने हमारे जो पड़ोसी देश हैं, भारत के आसपास के जो पड़ोसी देश हैं, इन देशों के लिए एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, ठीक है, पड़ोसी देशों के लिए, आसपास के देशों के लिए। तो उस सिद्धांत को आई के गुजराल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और ये भी सिद्धांत जो है, जैसे आपके गुटनिरपेक्ष नीति हुई, पंचशील सिद्धांत हुआ, इसकी तरह ही ये सिद्धांत फेमस है, ठीक है। तो इस सिद्धांत की कुछ चुनिंदा बातें हैं, वो देख लेते हैं क्या क्या बात करते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है, ये सिद्धांत जो है इस बात की वकालत करता है, भारत दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश होने के नाते अपने छोटे पड़ोसियों को एक तरफा रियायतें देगा, ठीक है, यानी कि अपने छोटे पड़ोसियों का भी ध्यान रखेगा, क्योंकि दक्षिण एशिया का भारत सबसे बड़ा देश है। तो अपने अड़ोसी पड़ोसी जो हमारे राष्ट्र हैं, चाहे हमारा पाकिस्तान ही क्यों ना हो, ठीक है, यहाँ पे इवन पाकिस्तान भी हमारा आता है, वो अलग बात है, पाकिस्तान हमारा सबसे खराब और शैतान पड़ोसी है, हमेशा झगड़े की बात करता रहता है, हमेशा आतंकवाद को फैलाता रहता है, लेकिन फिर भी भारतीय जो है उसकी मदद करते रहते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहाँ पर वही कहा गया है सिद्धांत के तहत, यानी इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए 5 सूत्री पत्र जो है तैयार किया गया था। यानी हमारे पड़ोसी बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका जैसे पड़ोसियों के साथ भारत को पारस्परिकता की अपेक्षा नहीं, बल्कि नेक नियत से सब कुछ प्रदान करना चाहिए। यानी कि हमें कुछ मिलने की दृष्टि से नहीं, यानी हम कोई ऐसा ना हो कि हम हमारी अड़ोसी पड़ोसी जैसे इनसे हम ये उम्मीद लगा के बैठे कि ये हमें कुछ देंगे तभी हम इनका मदद करेंगे, नहीं, हम केवल इस आधार पर मदद करेंगे कि भाई हम इनके बड़े भाई हैं, ठीक है, इस आधार पर हमें मदद करनी है इनकी, ठीक है। इसके अलावा किसी भी दक्षिण एशियाई देश को क्षेत्र के किसी अन्य देश के हितों में खिलाफ अपनी भूमि का उपयोग नहीं करने देना चाहिए, ठीक है। यानी कि हमारे दक्षिण एशियाई देश जो है, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, इनकी भूमि पर मान लीजिए भारत विदेश का कोई और देश जैसे चाइना हुआ, अन्य जो देश हैं, यूएसए वगैरह हुआ, इंग्लैंड वगैरह हुआ, अपना अगर कब्जा जमाने की कोशिश करता है तो भारत उसे अपना कब्जा जमाने नहीं देगा इन देशों के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर किसी भी देश को दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यानी कि इन देशों के मामले में कोई अन्य देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये सब चीज़ें थी। क्षेत्रीय शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से हल करना, ठीक है। सभी दक्षिण देशों को अपने विवाद शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से हल करना चाहिए। ये सब बातें कही गई थी। 5 सूत्री सिद्धांत है इसका, जो आपने देख लिया, और यही गुजराल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आप केवल एक बात याद रखिए गुजराल सिद्धांत की, गुजराल सिद्धांत में क्या है कि अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों यानी हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं उनका ख्याल रखना था, ठीक है, बिना किसी लाभ के हमें उनको नेक नियत से उनका ख्याल रखना था। बस एक लाइन में आप ये याद रखिए। इसके अलावा भारत का परमाणु सिद्धांत, क्योंकि हमारा भारत आपको पता होगा, हमारा भारत जब 11 मई 1998 को परमाणु संपन्न जब देश बन गया, परमाणु परीक्षण हमारे यहाँ संपन्न हो गया, ठीक है, उसके बाद एक विश्व में भारत की एक अलग पहचान बन गई, ठीक है। विश्व में भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर के सामने आया पुनः, ठीक है। जब महाशक्ति के रूप में उभर के सामने आया तो कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े देश थे, जो भारत को अक्सर दबाने की धमकी देते रहते थे, अब उन्हें भी सचेत होना पड़ा। उन्हें लगने लगा कि भाई भारत अब तो हमें टक्कर देगा ही देगा, यानी भारत पर अगर हम मान लीजिए उंगली भी टच करें तो भारत प्रतिक्रिया तो जरूर करेगा ही करेगा। तो भारत ने सबसे पहले वही नीति अपनाई कि हम पहले उपयोग नहीं करेंगे, यानी कि हम जब तक सामने वाला हम पे वार नहीं करेगा तब तक हम बिना फजूल में हम किसी के ऊपर मिसाइल अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। यानी पहले उपयोग नहीं कि मुद्रा परमाणु अस्त्र का उपयोग तभी किया जाएगा जब भारतीय भूभाग पर अथवा भारतीय सुरक्षा बलों पर कहीं भी परमाणु हमला होगा, यानी भारत के सुरक्षा बलों पर अगर कोई हमला करता है, परमाणु हमला करता है, या भारतीय भूभाग पर कहीं परमाणु हमला होता है, उसी दिशा में हम जो है ये हमला करेंगे। और ये सिद्धांत सन 2003 में स्वीकार किया गया था, परमाणु सिद्धांत, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर कहा गया है कि पहले हमले का जो उत्तर होगा वो बहुत सघन होगा, यानी कि और इस प्रकार संचालित होगा कि शत्रुपूर्ण पक्ष का अपूर्णीय और अस्वीकार्य स्तर की क्षति हो। यानी कि अगर मान लीजिए हमारे यहाँ पाकिस्तान ने हल्का सा भी कोई परमाणु हमला कर दिया तो हम इतना भयंकर हमला करेंगे, चाहे पाकिस्तानी पूरी जनता ही क्यों खत्म हो जाए या पाकिस्तानी पूरा ना मिट जाए नक्शे से, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यानी अगर हमारे यहाँ भारत ने किसी ने शुरुआत कर दी परमाणु हमले की तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, सीधे शब्दों में ये जान लीजिए, ठीक है। ऐसी भारत ने ये बातें कहीं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कहा गया है, देखिए जो परमाणविक प्रत्युत्तर का आक्रमण होगा ये राजनीतिक नेतृत्व के ही अधिगत होगा। यानी कहने का मतलब ये, हमने जो परमाणु अपने कमांड जो है वो आर्मी को नहीं दी है, यानी किसी भी देश की जो परमाणु कमांड जो होती है, जो परमाणु लॉन्च करने की कमांड जो होती है वो आर्मी के नियंत्रण में नहीं होती है, यानी मिसाइल वगैरह आर्मी के संरक्षण में होती है, लेकिन लॉन्च करने की कमांड जो होती है वो कमांडर इन चीफ, यानी कि चाहे वो प्रधानमंत्री हो या प्रेसिडेंट हो, जैसे यूएसए के संदर्भ में, इनके हाथ में होती है, ठीक है। यानी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के हाथ में है न्यूक्लियर बटन, प्रधानमंत्री चाहेंगे तो उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, ठीक है। और दूसरी बात हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात अपनाई, जो गैर परमाणविक देश हैं जैसे हमारे भूटान हुआ, नेपाल हुआ, इनके पास परमाणु अस्त्र नहीं है, इन पर तो हम कभी उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात भी यहाँ पे कही गई कि हम अपने गैर परमाणविक देशों पर कभी परमाणु अस्त्रों का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है।
इसके अलावा भारत के खिलाफ बड़े हमले, भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ कहीं भी अधिक हमले में यदि जैविक या रासायनिक अस्त्रों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो उसके रिप्लाई में, उसके प्रत्युत्तर में हम परमाणु हमला कर सकते हैं। यानी कि हमारे ऊपर कोई, हमारे देश के ऊपर कोई हमारे जैविक हमला या रासायनिक अस्त्रों का हमला करता है, तो उस स्थिति में हम जो है यहाँ पर परमाणु विकल्प को चुन सकते हैं। ये साफ साफ कहा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा गया है परमाणु एवं प्रक्षेपास्त्र संबंधी सामग्री और प्रौद्योगिकी के निर्यात पर कड़ा नियंत्रण जारी रहेगा। फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी नेगोशिएशन में सहभागिता तथा परमाणु परीक्षणों पर रोक जारी रहेगी। यानी कि ये ट्रीटी में भारत हस्ताक्षर करता है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि परमाणु टेक्नोलॉजी होती है बहुत ही कहते नहीं संदिग्ध टेक्नोलॉजी होती है, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं खुफिया गोपनीय टेक्नोलॉजी होती है। अगर ये किसी गलत हाथों में पड़ जाए, जैसे आप मानते हैं तमाम आतंकवादी संगठन इनके हाथ में टेक्नोलॉजी पड़ जाए, तो यकीन मानिए पूरे विश्व का सर्वनाश हो सकता है। तो इस स्थिति को देखते हुए भारत जो है अपनी परमाणु टेक्नोलॉजी जो है वो साझा करने, यानी कि यहाँ पर मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है साझा करने के लिए बहुत ही सचेत रहेगा, ठीक है। कुछ चुनिंदा देशों के साथ ही टेक्नोलॉजी साझा करेगा। जैसे आपने देखा होगा कि हमने कुछ मिसाइलों का परीक्षण किया, कुछ मिसाइलें स्थापित बनाई हमने, ब्रह्मोस बनाई हमने रसिया के सहयोग से, कुछ मिसाइलें हमने स्थापित की, ठीक है। कुछ मिसाइलों की टेक्नोलॉजी जो है बड़े बड़े देशों से हमने ली, ठीक है, देशों के साथ मिलकर हमने बनाई। बाद बाकी मिसाइलें जो है हमारे यहाँ स्वयं से निर्मित है, चाहे अग्नि 5 हो, अग्नि सीरीज की हो या जो भी सीरीज की हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि न्यूक्लियर कमांड जो है वो अथॉरिटी के अंतर्गत राजनीतिक परिषद तथा कार्यकारी परिषद होती है। यानी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के अंतर्गत एक राजनीतिक परिषद या फिर कार्यकारी परिषद होती है। और राजनीतिक परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होते हैं। यही वही निकाय है जो परमाणु अस्त्रों के उपयोग के लिए अधिकृत कर सकती है। यानी कि हमारे यहाँ कहने का मतलब सीधा अब ये जान लीजिए कि परमाणु हमले का बटन जो होता है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, ना कि प्रेसिडेंट के पास। यानी हमारे प्रधानमंत्री वर्तमान के जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके पास परमाणु हमले का बटन है, ठीक है। ये जब चाहेंगे, अगर देखते हैं भाई कि भाई मान लीजिए पाकिस्तान अटैक कर रहा है, जैविक हमला कर रहा है, रासायनिक हमला कर रहा है या परमाणु हमला कर रहा है, तो उस स्थिति में ये हमले का आदेश दे देंगे, यानी हमला कर देंगे, ये बटन दबाएंगे और हमला हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, वही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगली जो नीति है, ये नीति है भारत की मध्य एशिया को छोड़ो नीति। देखिए, आप सभी को पता होगा कि हमारा जो मिडिल ईस्ट के साथ संबंध था, वो मध्य एशिया के संबंध जो है एक स्थलीय मार्ग के रूप में सदियों से प्रचलित थे। यानी कि चाहे हमारे प्राचीन भारत के समय में हो या फिर मध्यकालीन भारत के समय में सबसे ज़्यादा आवाजाही हमारी इसी मार्ग के जरिए हुई, ठीक है। यानी कि हमारा जो मध्यकालीन भारत वाला पोर्शन है, मध्यकालीन इतिहास वाला पोर्शन है, उसमें आपने देखा होगा तमाम शासक जो वगैरह वर्ग वगैरह थे, तमाम आक्रमणकारी आदिताई जो थे, इसी मार्गों का फॉलो करते हुए, इन्हीं मार्गों का अनुसरण करते हुए भारत तक पहुंचे थे, ठीक है। अब वर्तमान में वो परिस्थितियाँ बदल गई। तो वर्तमान में परिस्थितियाँ जब बदल गई तो जरूरी ये था, क्योंकि ये मार्ग जो थे प्राकृतिक सौंदर्यता की वजह से या प्राकृतिक संसाधनों की वजह से जो है ये जो जगहें थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो भारत ने फिर से एक नए सिरे से इन संबंधों को स्थापित करने के लिए भारत की मध्य एशिया को जोड़ो नीति आरंभ की, ठीक है। और ये सन 2012 में इसकी आधारशिला रखी गई, ठीक है। यानी भारत ने मध्य एशिया को जोड़ो नीति की शुरुआत 2012 में की थी। इसका उद्देश्य मध्य एशिया के देशों के साथ भारत के संबंधों का विस्तार, शुद्धिकरण, और इनमें शामिल कौन कौन है? कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और उज्बेकिस्तान इसमें शामिल है। इनके साथ हमने फिर से भारत को जोड़ने की बात कही गई है कि हमारा भारत के साथ संबंध स्थापित किया जाए इन देशों का। देखिए, यहाँ पर कुछ कहा गया है इन बातों में, यहाँ पर इनमें कि भारत जो है यहाँ पर जो उच्च स्तरीय यात्राएं हैं, इनके जरिए आदान प्रदान के माध्यम से यहाँ पर राजनीतिक संबंध बनाने की पूरी कोशिश जारी रखेगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो कंट्री हैं आपके मिडिल ईस्ट वाले, इन्हें सैन्य प्रशिक्षण वगैरह देगा, संयुक्त शोध वगैरह देगा, आतंक निरोधक समन्वय, और अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान का मुद्दा उस समय बड़ा ज्वलंत था। अफगानिस्तान में आज भी जो है वहाँ पर अस्थिरता है, यानी कि वहाँ पर भी आज भी जो तालिबान जो है सक्रिय है, ठीक है। तो ये देश जो है अगर कहीं ना कहीं उसके पीछे से अगर ये देश भी खड़े हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें जो अफगानिस्तान वाला जो मुद्दा है वो भी हमारा हल हो जाएगा। या अफगानिस्तान में जो आतंकवाद वगैरह पनप रहा है उसको भी हम कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें इनमें कही गई थी, ठीक है। यहाँ पर यही सब बोला गया है इन सब में। इसके अलावा यहाँ पर कुछ बातें और कही गई हैं, कुछ बातें ये कही गई हैं जैसे इन देशों में जो है अच्छी खासी कृषि योग्य भूमि है, ठीक है। तो वहाँ पर हम उस भूमि का उपयोग कर सकते हैं। भारत वहाँ पर उस भूमि को अगर इनसे अगर संबंध स्थापित हो जाते हैं तो उस भूमि पर हम व्यावसायिक खेती जो है बड़े पैमाने पर करके, ठीक है, अधिक मूल्यांकन की लाभप्रद फसलों के उत्पादन में सहयोग की बड़ी संभावना है, यहाँ पे लिखा भी गया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी बात ये कही गई है कि चिकित्सा वगैरह या अन्य क्षेत्रों में के लिए भी हम यहाँ पे सहयोग दे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक बात और यहाँ पे जो लाइन लिखी है वो लाइन ये लिखी है, आपको पता होगा
अगर हम शिक्षा की बात करें, अगर हम एजुकेशन की बात करें, तो अक्सर एजुकेशन के मामले में ज़्यादातर लोग क्या देखते हैं, आपके वेस्टर्न कंट्री को देखने लगते हैं। यानी कि हमारे वेस्टर्न में जैसे यूरोपीय देशों में शिक्षा के मामले में लोग ज़्यादा जाते हैं, अमेरिका वगैरह में शिक्षा के मामले में ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, अगर अगर हम भारत की बात कर लें तो क्या आपको लगता है भारत में शिक्षा क्या गलत है, बुरी है? नहीं, भारत में शिक्षा बुरी भी नहीं है, भारत में शिक्षा कम भी नहीं है, भारत में शिक्षा अच्छी खासी है। वो लोगों की एक गलत मानसिकता बन गई है। वरना हमारे सामने तो एग्जाम्पल अब्दुल कलाम जी का भी है, जो कभी कहीं किसी विदेशी संस्थान से शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। सब कुछ शिक्षा जो थी उनकी भारतीय संस्थानों से प्राप्त की थी। और आपको पता होगा उनकी प्रतिभा के बारे में जानते हैं। ठीक है, उनकी प्रतिभा किसी भारतीय से छुपी नहीं है। तो लोगों की गलत मानसिकता बन गई है कि लोग अपने देश को छोड़कर विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। खैर वो अलग बात है उनकी। लेकिन अगर हम भारतीय शिक्षा की बात करें, भारतीय शिक्षा की कॉस्ट की बात करें, विदेशी शिक्षा की कॉस्ट की बात करें, तो लगभग जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, यानी कि लगभग अगर बात करें, यानी कि हमारे यहाँ वही शिक्षा जो है, मान लीजिए कोई कोर्स जो है लगभग अगर जो है हमारा प्रोफेशनल कोर्स 2 से 3 लाख रुपए कंप्लीट हो जाएगा, तो वही विदेश में कंप्लीट होने के लिए उसे 20 से 30 लाख रुपए लगेंगे। यहाँ पर ये कहा गया है। ठीक है, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि तमाम ऐसे कंट्री भी हैं जिनकी आर्थिक वृद्धि दर जो है भारत से बहुत ज़्यादा कम है। अगर हम ऐसे यहाँ पर अपने यहाँ कॉलेज या स्कूल कॉलेज ये सब स्थापित करें, इंस्टीट्यूट स्थापित करें जो कि वर्ल्ड वाइड लेवल का जो है जहाँ पे पाठ्यक्रम हो, ठीक है, तो ऐसे में भारत जो है एक इन देशों के मामले में यानी उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम में जो भारत है एक एजुकेशन हब के रूप में बन के सामने आ सकता है, एजुकेशन हब के रूप में उभर के सामने आ सकता है। आपने देखा भी होगा दिल्ली वगैरह में अगर आप रहे हो तो दिल्ली वगैरह में तमाम अफ्रीकी देशों के मूल के लोग जो है पढ़ने आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में। ठीक है, यानी तमाम जो निम्नतर कंट्री हैं भारत की तुलना में जिनकी आर्थिक वृद्धि दर बहुत ज़्यादा कम है, आर्थिक वृद्धि दर कम है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है दिल्ली वगैरह में पढ़ने आते हैं, तमाम यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो भारत को कहीं ना कहीं हम एजुकेशन हब के रूप में उभार सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक संभावना के तौर पर है। ठीक है, अगर इस दिशा में हम अच्छा खासा प्रबंध करें तो वही लिखा है भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली पश्चिमी विद्यालयों में ली जाने वाली फीस के लिए एक अंश जितने खर्च पर ही काम करती है। ठीक है, तो भारत जो है विश्व में सेंट्रल एशियन यूनिवर्सिटी स्थापित करना चाहता है। तो यहाँ पर वही सब बातें कही गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसके अलावा भारत जो है सेंट्रल एशियाई ई नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के जरिए जिसका केंद्र भारत में होने के स्थापित होने के लिए कार्य कर रहा है, जिससे कि हमारे जो हमारे मध्य एशिया के देश हैं इनके साथ हमारा संबंध जो है स्थापित हो सके। ठीक है, जिसमें हम टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन ये सब के संबंध में उन्हें बता सकें। ठीक है, यहीं से बैठे बैठे, यानी टेली एजुकेशन का मतलब क्या है, यानी कि हम जैसे आपने देखा हो इंटरनेट के जरिए हम किसी को, जैसे आपको मैं शिक्षा दे रहा हूँ, ये टेली एजुकेशन का ही पार्ट है। ठीक है, यानी मैं बैठे बैठे यहाँ से अपने घर से आपको शिक्षा दे रहा हूँ, आप लोग अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं अपने घर में। तो इसी तरह से हम अपने घर से यहाँ से अपने इंडिया से बैठ के वहाँ के जो स्कॉलर हैं, वहाँ के स्टूडेंट वगैरह हैं उन्हें शिक्षा दे सकते हैं। वहाँ के डॉक्टर वगैरह हैं उन्हें जो है हम टेली मेडिसिन उनके साथ जो है टेली मेडिसिन से जुड़े यानी कि मेडिकल क्षेत्र में जो जुड़ी नए नए आयाम में मेडिकल क्षेत्र में जुड़ी रिसर्च हैं वो उनसे अवगत करवा सकते हैं। तो वही सब बातें कही गई हैं। इसके अलावा कजाकिस्तान के पास जो है तमाम खनिज संसाधनों के भंडार भी हैं, इवन इफ यूरेनियम भी वहाँ अच्छा खासा कजाकिस्तान के पास है। ठीक है, तो अगर हम इनके साथ संबंध स्थापित हो जाते हैं तो यहाँ से हमें सस्ते संसाधन भी उपलब्ध हो सकते हैं इन देशों के साथ। ठीक है, तो ये सब बातें इनमें लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए यही सब बातें इनमें कही गई हैं क्या है। ठीक है, आप ये सब जो है ना ये किताब लेके पढ़ लेना। यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने से कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि यहाँ पे कंटेंट पूरा है नहीं। यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया है तो ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अपनी जो अब लास्ट जो टॉपिक है वो है हमारा भारत की एक्ट ईस्ट नीति। देखिए भारत की जो एक्ट ईस्ट नीति है इसे पूर्व में लुक ईस्ट के नाम से जाना जाता था, यानी पूर्व की ओर देखो नीति के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब 2014 में मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार ने भारत की लुक ईस्ट नीति को उत्क्रमित करके यानी इसको पलट कर एक्ट ईस्ट बना दिया, यानी भारत यानी कि पूर्व की ओर करो। ठीक है, पूर्व की ओर देखो नीति को यहाँ पर पूर्व की ओर करो नीति बना दिया। और ये जो लुक ईस्ट नीति थी इसकी नींव रखी गई थी 1992 में। जो प्रधानमंत्री थे तब नरसिम्हा राव, इनके द्वारा इसकी जो है नींव रखी गई थी। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे जो दक्षिण पूर्वी देश हैं इनके साथ हमें संबंध स्थापित करना है, आसियान कंट्रियों के साथ संबंध स्थापित करना है। तो हमने आसियान समिट एक हुई थी, भारत आसियान सम्मेलन हुआ था 2014 में। तो इसको जब एड्रेस कर रहे थे यानी प्रधानमंत्री मोदी इसको संबोधित कर रहे थे तभी उन्होंने जो आर्थिक विकास, औद्योगिकरण और व्यापार के एक नए युग का आरंभ करने की बात कही थी। और भारत की लुक ईस्ट नीति को यहाँ पर एक्ट ईस्ट नीति बनाने की बात इन्होंने कही थी। ठीक है, और इसी मामले में जो हमारी उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थी जो कि अब अभी नहीं है, स्वर्गीय प्रधानमंत्री हमारी प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ मैं, विदेश मंत्री, स्वर्गीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जो होती हैं हमारी। ठीक है, उन्होंने वियतनाम में अपने जो दौरे में यहाँ पर एक्ट ईस्ट नीति के लिए काम करने के लिए ठीक है कहा था।
ठीक है। यानी इन्होंने कहा था कि अब हमें एक्ट ईस्ट नीड की जरूरत है, ना कि लुक ईस्ट की है। लुक ईस्ट का मतलब होता है पूर्व की ओर देखो, पूर्व की ओर देखने की जरूरत नहीं है, हमें पूर्व की ओर काम करने की जरूरत है, इन्होंने ये कहा था। ठीक है, तो ये कुछ इसका जो है बैकग्राउंड था, कैसे हमारी लुक ईस्ट जो नीति है वो एक्ट ईस्ट नीति में बदली। ठीक है, वही सब बातें कही गई हैं यहाँ पर। और देखिए सभी में वही सब कॉमन बातें हैं, कैसे कैसे हमें ये सब चीज़ें आगे सुनिश्चित करनी है, कैसे कैसे हमें बढ़ाना है। आपको पता होगा आसियान देश जो है दक्षिण पूर्वी देशों का एक संगठन है आसियान। ठीक है, तो आसियान देशों के साथ हमें अपनी प्रतिबद्धता बढ़ानी है। चूंकि अगर देखिए मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, सबसे पहली बात यह है, अगर हम आसियान देशों की स्थिति देखें तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ सभ्यता संस्कृति के मामले में बहुत सारी सिमिलरिटी इनसे मिलती जुलती हैं। क्योंकि हमारे यहाँ से ही बौद्ध धर्म का प्रसार इन देशों के यहाँ हुआ, हमारे यहाँ से ही हमारी हिंदू संस्कृति का प्रसार भी इन देशों के साथ हुआ। ठीक है, अपने यहाँ पे मंदिर वगैरह भी हैं, यहाँ पर तमाम बौद्ध धर्म के अनुयायी वगैरह भी हैं। तो ऐसे में हमारा एक तो सांस्कृतिक सहयोग भी होना चाहिए, यानी हम यहाँ पे सांस्कृतिक विरासत भी है हमारी। ठीक है, यानी हमारे यहाँ के देश में पनपे हुए धर्मों की सांस्कृतिक विरासत के लिए भी महत्वपूर्ण, सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि भाई ये हमारे पड़ोस के देश हैं। ठीक है, इनके पास तमाम संसाधन भी हैं। हम जो व्यापार करते हैं, यानी हमारा चाइना वगैरह के साथ हमारा जो व्यापार करते हैं, यहाँ से हमारे जो समुद्र वगैरह से जहाज वगैरह होकर जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं देशों के मध्य से होकर गुजरते हैं, तो इसलिए इन देशों के साथ हमारे संबंध बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा ये तो सब चीज़ें आपने देख ही ली यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें कृषि वगैरह के क्षेत्र में, तो कृषि वगैरह के क्षेत्र में आपके इंडोनेशिया जैसे कुछ देश हैं जो आर्थिक रूप से पूरी निर्भर हैं और कृषि की पूरी मांगें भी पूरी कर रहे हैं। तो ऐसे में ये सब जो देश हैं वो हमारे भारत के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो वही सब बातें इसमें कही गई हैं, कैसे कैसे जो परियोजना हमें स्थापित करनी है, कैसे कैसे हमें इनके साथ मिलकर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट है वो बता दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखा गया है कि भारत इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और दक्षिण पूर्वी एशियाई देश आसियान के साथ अपने संबंधों को ऊपर उठाकर, ठीक है, उठाकर ऊपर लाएगा। ठीक है, इसके अलावा आसियान रीजनल फोरम ARF, ईस्ट एशिया समिट EAS, इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय मंच भी हैं हमारे यहाँ, यानी कि जिसे हम बिम्स्टेक भी कहते हैं, यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। ठीक है, ACD है, एशिया कोऑपरेशन डायलॉग है, मेकांग गंगा परियोजना है, MGC है, इंडियन ओशियन आयोरा यानी कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है। ठीक है, तो आयोरा इसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसके साथ भी हमारे संबंध जो है पहले से चले आ रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें और सुदृढ़ करना है हमें। इसके अलावा हमें जो है एक्ट ईस्ट नीति के जरिए हमें जो घरेलू कार्यसूची में जो भारत आसियान देशों के साथ हमने जो सड़क निर्माण वगैरह है, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान वगैरह है, नगरीय नवीकरण वगैरह है, यानी हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों से कनेक्टिविटी इनकी बेहतर करनी है, ताकि हमारे पूर्वोत्तर राज्य जो है इन देशों के साथ जुड़कर उनमें पर्यावरण, पर्यटन, इन सबको बढ़ावा मिल सके और वो भी जो है हमारे पूर्वोत्तर के राज्य वो भी सुदृढ़ और समृद्ध बन सकें। ठीक है, इसके लिए हमने कुछ परियोजनाएं भी प्रस्तावित की हैं, जो कि रोड परियोजनाएं हैं, जो कि हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों से होकर गुजरकर ये आपके आसियान कंट्रीज है, आसियान कंट्रीज में चली जाती हैं, म्यांमार वगैरह, थाईलैंड वगैरह चली जाती हैं। ठीक है, रोड परियोजनाएं प्रस्तावित है हमारी। ठीक है, जिन पर कार्य चल रहा है। तो ये सब बातें यहाँ पर कही गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही सब बातें हैं। यहाँ पर लिखा है हमारी एक्ट ईस्ट नीति में उत्तर पूर्व को प्राथमिकता प्राप्त है। यह नीति उत्तर पूर्वी भारत, अरुणाचल प्रदेश का आसियान क्षेत्र के साथ अंतरापक्ष निर्मित करती है, जो मैंने अभी बोला था। ठीक है, प्राथमिकता इसलिए प्राप्त है क्योंकि हमारे पूर्वोत्तर के राज्य जो है इन पर आय का स्रोत इनके बहुत ज़्यादा कम थे। तो एक्ट ईस्ट नीति के जरिए हम कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में पर्यटन वगैरह को बढ़ावा देकर, ठीक है, तो इस क्षेत्रों को यानी हमारे पूर्वोत्तर भारत को हम सुदृढ़ बना सकते हैं, आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बना सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे मैंने अगली बताई, जो यानी कि अपने धर्म वाली। ठीक है, इन सभ्यता और दृष्टिकोण से विचार करें तो बौद्ध हिंदू संबंधों के द्वारा लोगों के बीच नए संपर्क और संपर्कता बढ़ाने के लिए हम ये मजबूत कर सकते हैं। ये सब बातें यहाँ पे कही गई हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और बात कही गई है कि भारत की आसियान के साथ आर्थिक संलग्नता को बढ़ाया गया है, क्षेत्रीय एकता परियोजनाओं को लागू करने की प्राथमिकता की गई है। आसियान जो है भारत के बीच एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट भारत और 7 आसियान देशों के बीच 1 जुलाई 2015 को हुआ था, यानी व्यापार के संबंध में हमने जो है एग्रीमेंट किया था, ये वाला, इसका नाम था आसियान भारत एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 1 जुलाई 2015 को ये भारत और 7 आसियान देशों के साथ हुआ था। तो ये कुछ यहाँ पर था। देखिए, इस चैप्टर से आप जो है अगर आप नोट्स बनाने के इच्छुक हैं तो मैं बता दे रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स वो निकाल लेना, जैसे ये पॉइंट्स यहाँ से निकाल लेना। ठीक है, पूर्व में अगर मैं जाएँ तो मध्य एशिया के देशों के साथ ये पॉइंट आप निकाल लेना यहाँ से। ठीक है,
और थोड़ा पहले जाते हैं, न्यूक्लियर डील में आपने ये तो मुँह जवानी आपको याद ही हो गया होगा। न्यूक्लियर डील होता क्या है कि पहले कोई हम पे आक्रमण नहीं करेगा तो हम भी हमला नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप को मनी मन याद हो गई होंगी। हमारे यहाँ मिसाइल का बटन किसके पास होगा ये भी आपको पता होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ निकाल लेना। इसके अलावा हमने अभी ये पढ़ा जो गुजराल सिद्धांत था, गुजराल सिद्धांत आपने देख ही लिया मौके रूप से कि हमें अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों का ख्याल रखना है बिना किसी लाभ की जो है चिंता की है कि भाई हमें लाभ मिले ही मिले तभी उनका ख्याल रखेंगे, ऐसा नहीं है। हम उनके बड़े भाई के तौर पर मदद करेंगे, ठीक है। तो यही सब नीतियाँ थीं जिनके बारे में आप जान लिया, ठीक है। ये चैप्टर बेसिकली ये चैप्टर जो है कहा जाए तो पॉलिटी से रखता तो संबंध तो रखता है, लेकिन ये पॉलिटी में हमें यहाँ पर नोट डाउन करने का इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। मैं हकीकत बताऊँ आपको, नोट डाउन करने का कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि नोट डाउन करने का औचित्य इसलिए नहीं बनता है कि यहाँ पे पूरी बातें नहीं लिखी हैं, पूरे डिटेल में नहीं गए हैं हम लोग, ठीक है। नहीं, वो ओवरव्यू लिया है, तो इसलिए बेहतर यही है कुछ कुछ चुनिंदा पॉइंट्स हैं इसके, तो वो आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। कब एक्ट जो है लुक ईस्ट नीति जो है एक्ट ईस्ट बनी, कैसे बनी, कहाँ से स्टार्टिंग हुई, कैसे मोदी ने भाषण दिया, कैसे सुषमा स्वराज ने अपना आगे जो है अपना जो थे यहाँ पर अपने जो भारत के जो है तमाम जो प्रमुख वर्ग के लोग थे उनके जरिए ये कहा, सूचना जारी की भाई अब लुक ईस्ट नीति जो है एक्ट ईस्ट बन गई है। तो ये चीज़ें अपने माइंड में आप तैयार रखना, ठीक है। देखिए हम लोग इसी दिशा में हम लोग ये किताब जो है ख़त्म करने वाले हैं। किताब मतलब कि इसमें बचा कुछ नहीं है। आपके चैप्टर 79 और 80 में बाकी में कुछ भी नहीं था। ये एक्चुअली आपके पार्ट का भी हिस्सा नहीं है, यानी कि इस किताब में इंपॉर्टेंट भी नहीं समझे आते हैं। आप चैप्टर 80 जो है उसमें यही बताया गया है कि संविधान में क्या क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर विमर्श किया गया है, विचार विमर्श किया गया है, ठीक है। यानी कि हमने जो समिति बनाई थी संविधान के ऊपर अपना मूल्यांकन करने के लिए, उसने क्या क्या सुझाव दिए हैं कि भविष्य में संविधान में क्या क्या परिवर्तन जो है करना चाहिए, इस संविधान की कार्यप्रणाली पर हमें, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर हमें किस प्रकार से सुधार करने चाहिए, तो उसके बारे में उसमें बताया गया है। यानी उसमें भी नोट करने लायक कुछ भी नहीं है, उसमें भी मौखिक रूप से समझने के लिए चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो एक चैप्टर और रह गया है, तो उसके बाद हमारी पॉलिटी खत्म हो जाएगी। तो आई होप आपको ये पूरा जो हमारा सेशन था लगभग, ठीक है, लगभग 2 से 2.5 महीने हमने कंटिन्यूटी में चलाया है सेशन ये 80 चैप्टर का, तो पसंद आया होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।